हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में जो अपन टॉपिक कर रहे थे वो कर रहे थे प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन। ओके, मान लीजिए ये कोई इंक्लाइंड प्लेन है जो हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल बना रहा है। अगर मैं यहाँ से किसी प्रोजेक्टाइल को इस प्लेन से थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट करता हूँ तो कुछ इस तरीके से इसके ऊपर जाके वापस से स्ट्राइक करता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट जो रिजल्ट्स अपन ने निकाले थे, रिजल्ट एक आया था बेटा, इसका जो टाइम ऑफ फ्लाइट आया था वो आया था 2u/ay, जिसको अपन ने लिख लिया था 2u sin थीटा अपॉन g cos अल्फा, पहला रिजल्ट। ऐसे जो दूसरा आया था मैक्सिमम हाइट, जो मैक्सिमम हाइट आई थी वो आई थी uy² / 2ay, यानी u² sin² थीटा अपॉन 2 cos g cos अल्फा। ठीक है, रेंज निकालने के लिए अपन डायरेक्ट आप ऐसा याद रखो, कितना होता है uxt माइनस हाफ ऑफ axt²। डायरेक्ट आप ऐसा याद रखो रेंज को ना, वरना आपने रेंज का फॉर्मूला भी निकाल लिया तो कोई खास बात नहीं थी। ठीक है, अच्छा ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आए थे। ठीक है, इसके ऊपर अपन ने एक न्यूमेरिकल भी कर लिया था, ये इंक्लाइन। ठीक है, यहाँ पे करने के लिए अपन इसको मानते थे एक्स एक्सिस और इसके परपेंडिकुलर इसको मानते थे अपन वाई एक्सिस। इधर जो कंपोनेंट आता था उसको लिखा जाता था ux, जो कितना होता था बेटा u cos थीटा, और इधर कंपोनेंट आता था uy। ऐसे एक्सीलरेशन जो इधर था g, इसका इधर कंपोनेंट आता था y डायरेक्शन में g cos अल्फा, और इधर जो आता था वो आता था g sin अल्फा। यहाँ तक अपन कर चुके हैं। ओके, चलो भाई इसको एक छोटा सा क्वेश्चन और करवा देता हूँ। इसमें अपन ने एक न्यूमेरिकल तो कर ही लिया था, एक क्वेश्चन और देखिए। मैंने कहा मान लीजिए ये एक इंक्लाइन प्लेन है जो यहां से अल्फा एंगल से इंक्लाइन है। ठीक है, यहां से मैंने बीटा एंगल पे एक प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया जो इसके ऊपर जाके इस प्लेन के परपेंडिकुलर इसके ऊपर जाके टकराया। तो मुझसे कहा फाइंड द रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा so that this particle strike this inclined plane perpendicularly or normally। ठीक है, इसको अपन ने ऐसे फेंका तो ये जाके यहाँ पे परपेंडिकुलर जाके टकराया। चलिए भाई मान लीजिए इसकी स्पीड u है, तो सबसे पहले जो अपन को डेटा पता है वो लिख लेते हैं। बेटा ux की वैल्यू हो जाएगी कितनी, u cos बीटा, और uy ये हो जाएगा u sin बीटा। ठीक है, ऐसे भी तो मुझे ax की वैल्यू पता होगी, ये कितनी हो जाएगी माइनस का g cos g sin अल्फा, और ay हो जाएगा माइनस का g cos अल्फा। ये तो अपन ने वेलोसिटी कंपोनेंट कर लिए और एक्सीलरेशन के, ये ux uy, और ऐसे ही ये जो g लग रहा है इसके दो कंपोनेंट इधर और इधर, ये कितना हो गया बेटा आपका g cos अल्फा, और ये हो गया g sin अल्फा। अच्छा मुझे बोला कि ये परपेंडिकुलर जाके टकराया है, परपेंडिकुलर इस प्लेन के परपेंडिकुलर ऐसे जाके टकराया है। तो अगर ये परपेंडिकुलर टकराया है तो देखो ये y डायरेक्शन है, तो टकराते टाइम सिर्फ भाई y डायरेक्शन कौन सी है इस प्लेन के परपेंडिकुलर, यानी जब ये इसको स्ट्राइक कर रहा है तो सिर्फ इसकी वेलोसिटी का y कंपोनेंट आ रहा है। क्या आ रहा है, सिर्फ y कंपोनेंट। तो टकराते टाइम वेलोसिटी का x कंपोनेंट कितना हो जाना चाहिए बेटा, 0, क्योंकि टकराते टाइम जो टोटल वेलोसिटी है वो किस डायरेक्शन में आ रही है, y डायरेक्शन में, यानी परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। y डायरेक्शन में तो वेलोसिटी आ रही है, बट मान लीजिए v स्पीड से टकराया तो
वाई डायरेक्शन में स्पीड कितनी होगी भी, बट एक्स डायरेक्शन में जो स्पीड आ रही है वो जीरो, एक्स डायरेक्शन में कोई भी कंपोनेंट वेलोसिटी का नहीं आ रहा है। अच्छा जी, अच्छा मैं एक चीज जानता हूं कि यहां से यहां तक जो टकराने में टाइम लेगा, तो टाइम कितना होता है बेटा, 2uy upon ay. This is the time taken by this projectile to strike this inclined plane. अच्छा जी, वैल्यू रख दो बेटा, ये हो गया 2, ये हो गया u sin uy वैल्यू u sin बीटा अपॉन g cos अल्फा अपॉन g cos अल्फा, वैल्यू रख दिया बेटा। इतने टाइम के बाद ये यहां जाके स्ट्राइक करेगा, यहां जाके टकरा जाएगा, ठीक है। इतने टाइम बाद क्या एक्स कंपोनेंट जो वेलोसिटी का है वो जीरो हो जाएगा, तो एक्स डायरेक्शन में आप लिखोगे vx इज इक्वल टू ux t प्लस ax ux प्लस ax, ऐसे देखो v इक्वल टू यू प्लस एटी लगाया आपने। मुझे पता है जब टाइम की वैल्यू टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर होगी तो x डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट जीरो हो जाएगा, यानी ये परपेंडिकुलर जाके टकराएगा। तो ये वैल्यू उसके अंदर अपन पुट कर देते हैं, देखो रखते हैं वैल्यू। तो मेरे पास आया कि vx की वैल्यू जीरो हो जाएगी और ux कितना है बेटा अपना, u cos बीटा, ठीक है। ax कितना है, माइनस का g साइन अल्फा, पर कितने टाइम में, जब टाइम किसके बराबर हो जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर हो जाएगा ना। वापस से देखिए क्वेश्चन समझिए आप, ऐसा बोला कि प्लेन है जो इंक्लाइंड है हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल पे, उससे बीटा एंगल पे किसी प्रोजेक्टाइल को u स्पीड से अपन ने प्रोजेक्ट किया, जो इस इंक्लाइंड प्लेन पे वापस जाके परपेंडिकुलरली टकराया। तो आपसे पूछा फाइंड द रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा, तो आप सिंपली सा देखिए कि ये परपेंडिकुलर टकरा रहा है, यानी जब ये टकरा रहा होगा यानी इस टाइम पे सिर्फ कंपोनेंट जो वेलोसिटी है वो परपेंडिकुलर आ रही होगी, यानी वाई डायरेक्शन में आ रही होगी। तो वाई एक्सिस इज इंक्लाइंड प्लेन की क्या है, परपेंडिकुलर। एक्स डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट नहीं आ रहा होगा, यानी जब ये टकराएगा इस टाइम पे vx की वैल्यू जीरो हो जाएगी। अच्छा टकराएगा कब, जब ये स्ट्राइक करेगा, देन द टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम कितना लगेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट के इक्वल, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है 2uy by ay, 2uy वैल्यू sin बीटा अपॉन ay g cos अल्फा, हो गया। इतने टाइम के बाद टकराएगा और इतने टाइम के बाद जो वेलोसिटी का x कंपोनेंट कितना हो जाएगा बेटा, जीरो। तो vx की वैल्यू कितनी है, vx इज इक्वल टू ux प्लस axt, v इक्वल टू u प्लस at। मैंने x डायरेक्शन में इक्वेशन लगा दी। मुझे पता है जब टाइम की वैल्यू इतने टाइम के बराबर हो जाएगी, यानी जब ये स्ट्राइक कर रहा होगा उस समय vx की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो मैंने vx बराबर तो रख दिया बेटा आपका जीरो, ux की वैल्यू बेटा यहां से रख दी, u का इधर कंपोनेंट होगा तो u cos बीटा आएगा। अच्छा ax की वैल्यू माइनस का g sin अल्फा आएगा इनटू टाइम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर। तो यहां से अगर आप सोल्व करेंगे तो इस टर्म को इधर ले आओ, g sin अल्फा इनटू कैपिटल T की वैल्यू रख दो बेटा 2u sin बीटा अपॉन g cos अल्फा। इसको इधर लिया, ये प्लस हो गया, इक्वल टू u cos बीटा, ठीक है जी। अच्छा जी, अब जो कैंसिल हो रहा है सो कर लीजिए, g से g गया, u से u भी गया, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या बचा आपके पास, देखो sin अल्फा अपॉन cos अल्फा, ये तो बच गया बेटा आपका tan अल्फा, ये हो गया बेटा tan ऑफ अल्फा, ठीक है। और ये बच गया आपका 2, तो 2 tan अल्फा, देखो 2 tan अल्फा, इसको उधर ले जाओ, इक्वल टू कोट ऑफ बीटा। दिस इज द रिलेशन। साइन को नीचे ले जाओगे तो cos अपॉन sin बीटा, तो 2 tan अल्फा इक्वल टू कोट बीटा, ठीक है। क्वेश्चन शायद समझ में आ गया होगा आपको। एक इंक्लाइंड प्लेन था जो अल्फा एंगल पे था, उससे बीटा एंगल पे मैंने एक प्रोजेक्टिव को प्रोजेक्ट किया। इसके परपेंडिकुलर टकराने के लिए आपको अल्फा और बीटा में रिलेशन निकालना था। तो सबसे पहले आपने निकाल लिया कि टकराएगा कितनी देर के बाद, यानी टाइम ऑफ फ्लाइट आपने निकाल लिया। इतनी देर के बाद vx की वैल्यू जीरो हो जाएगी, आपने फर्स्ट इक्वेशन लगाई, निकाल लिया, है ना। अच्छा जी, एकदम सिंपल तरीके से, ठीक है। चलिए जी और क्वेश्चन करते हैं।
अब इंक्लाइन प्लेन पे जैसे मान लीजिए डाउनवर्ड मोशन हो, जैसे मैं आपसे बोलूं कि ये कोई प्लेन है, ये यहां से 37 डिग्री के एंगल पे इंक्लाइन है, और यहां से मैंने ऊपर से एक प्रोजेक्टाइल को फेंका, यहां से 53 डिग्री के एंगल पे, कितने में फेंका, 53 डिग्री के एंगल पे, और स्पीड थी इसकी 50 मीटर पर सेकेंड। स्पीड कितनी थी, 50 मीटर पर सेकेंड। तो ये कुछ यूं जाएगा और यूं टकरा जाएगा, ठीक है। मुझसे वही सब कुछ पूछा गया, टाइम ऑफ फ्लाइट बताइए, रेंज बताइए, ठीक है। दो निकालने का सबसे पहले तरीका, तो आपका एक्स और वाई एक्सिस मान लीजिए, ये मान लीजिए आपकी एक्स एक्सिस है, और इसके परपेंडिकुलर मान लीजिए वाई एक्सिस है, ठीक है। ये वाई, ये आपका एक्स एक्सिस, ठीक है। जहां से आपने प्रोजेक्ट किया उसको मान लीजिए आप ओरिजिन है। अब सबसे पहले वेलोसिटी के दो कंपोनेंट कीजिए, वेलोसिटी का एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक कंपोनेंट इधर आएगा। इधर कितना आएगा, 50 cos 53, और cos 53 वैल्यू होती है बेटा 3/5, तो ये वेलोसिटी आएगी 30, और ये वेलोसिटी कितनी आएगी बेटा 40। निकाल लेना, देखो मैं निकाल लेता हूँ। ux जो आएगा वो आएगा u cos थीटा, तो u कितना दे रखा है बेटा आपको 50, और ये cos 53, तो बेटा ये हो गया 50 और cos 53 हो गया 3/5, सोल्व कर लो, ये आ गया 30। सिमिलरली आप uy निकालेंगे तो वो u sin थीटा आएगा, कितना आएगा, u sin थीटा। तो uy की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 50 sin 53, तो ये कितना आ गया 50 sin 53 वैल्यू होती है बेटा 4/5, आंसर आ गया आपका 40। तो आपका जो y डायरेक्शन में कंपोनेंट आया वो आया 40, और x डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आया वो आया 30। ऐसे g के कंपोनेंट कर लो भाई, g तो हमेशा इधर ही लगेगा एक्सीलरेशन, इसके दो कंपोनेंट, एक इस डायरेक्शन में आएगा और एक इस डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। अच्छा ये एंगल 37 है, तो ये वाला एंगल भी 37 होगा, और g की वैल्यू कितनी होती है बेटा 10, तो इधर जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा 8, और इधर जो कंपोनेंट आएगा बेटा वो आएगा 6। देखो कैसे, मैं बना देता हूँ वापस से। एक प्लेन ये है, ये और ये, मुझे इस g के दो डायरेक्शन में कंपोनेंट करने हैं, जहां पे ये एंगल 37 दे रखा है, तो इधर हो जाएगा g cos 37, और इधर हो जाएगा g sin 37। चलिए जी, g की वैल्यू 10, cos 37 कितना होता है बेटा 4/5, तो कैंसिल करो, ये कितना आ गया 2/8 आ गया, और इसकी वैल्यू निकाल लो बेटा, ये हो जाएगा 10 इंटू 3/5 sin 37 की वैल्यू, तो कट कर लो, ये आ जाएगा कंपोनेंट आपका 6 आ जाएगा। बोलो सही है। तो आपने कंपोनेंट बना लिए किस किस के, वेलोसिटी के और एक्सीलरेशन के। चलिए जी अब क्वेश्चन करते हैं। अब हम सिंपल सिंपल सी चीजें लिख लेते हैं बेटा, ux की वैल्यू 30, uy की वैल्यू बेटा 40, ax की वैल्यू, देखो x वेलोसिटी इधर इस डायरेक्शन में है, x डायरेक्शन में, और एक्सीलरेशन भी इस डायरेक्शन में, तो बेटा प्लस का 6 ले लो, दोनों सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं, वेलोसिटी का कंपोनेंट और एक्सीलरेशन। और यहाँ पे जो वेलोसिटी और एक्सीलरेशन आ रहे हैं y डायरेक्शन में, 40 ऊपर आ रहा है, 8 नीचे आ रहा है, तो इसको लिखो बेटा माइनस का 8। अच्छा मुझे बताया, जब टाइम इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट, देन व्हाट, sy बिकम्स 0, क्योंकि पार्टिकल वापस से x एक्सिस पर ही गिर जाएगा। भाई पार्टिकल जब इसको आपने x एक्सिस माना है, यानी पार्टिकल को आपने यहाँ फेंका, ये ऊपर गया वापस से x एक्सिस पे गिर गया। जैसे मान लीजिए ये ओरिजिन है, तो ये 0,0, और यहाँ पे इसके जो भी कोऑर्डिनेट होंगे ये रेंज के बराबर होगा, ये डिस्प्लेसमेंट तो r,0। जो x डायरेक्शन में तो 0 से r पे आ गया, पर y डायरेक्शन में तो 0 से 0 गया है ना, तो y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है बेटा इसका 0। तो जब टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर हो जाएगा, तो y डायरेक्शन के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट है बेटा वो आपका कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। सिंपल सी इक्वेशन लगा दो आप, x इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ a t स्क्वायर। मैं इस कंडीशन को पुट करता हूं, यानी sy की वैल्यू 0 रखता हूं, तो uy कितना हुआ बेटा 40, और t को किसके बराबर रखना है, टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर। uy की वैल्यू 40, जब टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर होगा देन sy becomes 0, तो sy की वैल्यू आपने 0 रखी, uy की वैल्यू बेटा आपको 40 दे रखी है, और टाइम किसके बराबर हो गया, टाइम ऑफ फ्लाइट के। अच्छा ay की वैल्यू -8, तो ये हो गया माइनस का 8 यहाँ पे रख दिया इंटू टी स्क्वायर,
तो बेटा मेरे हिसाब से तो ये कट गया 4 टाइम्स, इसको इधर ले आओ, 4t² इज इक्वल टू 40t। तो एक t से एक t कट गया, t की वैल्यू आई 10 सेकेंड, यानी 10 सेकेंड के बाद ये पार्टिकल इस इंक्लाइन प्लेन को दोबारा टकरा जाएगा। ठीक है, दिस इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। देखो इसमें अपन ने कोई भी फॉर्मूला नहीं लगाया है, ठीक है, सिंपल आप मेथड यूज कीजिए। अगर आपको मेथड क्लियरिटी से समझ में आता है, आपको वही तीन इक्वेशन है, v इक्वल टू u प्लस at, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर और b स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। इनको x और y डायरेक्शन में सेपरेटली लगा के ही आपको सारी चीजें निकालनी है। तो आप अगर मेथड से करेंगे तो बहुत अच्छा है, ये सवाल सारे सवाल हो जाएंगे। फॉर्मूला वाइज तो कुछ सवाल नहीं भी हो पाते हैं क्योंकि कंडीशन फुलफिल नहीं करती हैं। जो कंडीशन में अपन ने फॉर्मूला ड्राइव किया है वही कंडीशन जब एग्जिस्ट करेंगी तभी फॉर्मूले अप्लाई होंगे ना। अच्छा जी, दूसरा देखो रेंज निकालना है। रेंज क्या है? दिस इज द डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन। कितनी देर में बेटा? द टाइम ऑफ फ्लाइट के टाइम, यानी मेरे पास एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट रेंज के बराबर ही हो जाएगा, मतलब टाइम किसके बराबर हो जाएगा बेटा? टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर। तो यही इक्वेशन एक्स डायरेक्शन लगा दो, यू एक्स टी प्लस हाफ ऑफ ए एक्स टी स्क्वायर। अब वैल्यू पुट रखो बेटा, इसकी वैल्यू तो रख दी मैंने आर, यू एक्स 30, टाइम की वैल्यू टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर यानी 10 सेकेंड। जब 10 सेकेंड हो जाएंगे तो ये पूरा रेंज के बराबर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, प्लस का हाफ। एक्स की वैल्यू बेटा कितनी रखी आपने? 6 इंटू टी का स्क्वायर यानी 100। ये कट गया बेटा, ये हो गया 3। तो यहां से देखोगे ये हो गया 300 और यहां से ये 300, ये हो गया बेटा आपका 600 मीटर। ये आपकी क्या आ गई बेटा? रेंज आ गई। ये क्या आ गई बेटा? आपकी रेंज। सिंपल सा क्वेश्चन। तो आप इंक्लाइन प्लेन पे डाउनवर्ड मोशन पढ़ो, इंक्लाइन प्लेन पे अपवर्ड मोशन पढ़ो। अगर आपको मेथड याद है तो आपको अलग अलग टॉपिक, अलग अलग फॉर्मूले, अलग अलग ये मेथड याद नहीं रखने पड़ेंगे। आप सिंपली मेथड याद रखिए। सबसे पहले आपके पास जब कैसी भी प्रोजेक्टाइल मोशन या कोई सी भी मोशन है, आप सबसे पहले वेलोसिटी के दो कंपोनेंट बना लीजिए एक्स और वाई डायरेक्शन में, और फिर एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट बना लीजिए और दोनों डायरेक्शन में अलग अलग इक्वेशंस लगा लीजिए, तो लगभग सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, चलिए जी एक क्वेश्चन और करवाते हैं। देखिए क्वेश्चन देखिए, मैंने बोला कि ऐसे स्टेयर्स हैं, ठीक है। अच्छा जी, देखो ठीक, ये सभी स्टेयर ऐसे हैं जिनकी ये लेंथ है 20 सेंटीमीटर और हाइट है 10 सेंटीमीटर। सभी स्टेयर आइडेंटिकल है ना। यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, बॉल रखी हुई है, जिसको मेरे को हॉरिजॉन्टल स्पीड ऐसे देनी है। कितनी मिनिमम स्पीड इसको प्रोवाइड करूं कि ये थर्ड स्टेयर पे गिरे। देखो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये इसके ऊपर गिरनी चाहिए। इसने पूछा कि हाउ मच मिनिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वी हैव टू प्रोवाइड सो दैट इट स्ट्राइक थर्ड स्टेयर। तो देखो ये फर्स्ट स्टेयर हो गई, ये सेकंड हो गई, ये यहां से थर्ड स्टेयर हो गई, इस पे स्ट्राइक करें। तो देखो मुझे पता था अगर आप उसको यहां से फेंकोगे तो ये कुछ यूं जाके यूं गिरनी चाहिए थर्ड स्टेयर। ठीक है, आपको पूछा मिनिमम कितनी स्पीड दो, मिनिमम। तो देखो अगर ये यहां से एक बार इस कॉर्नर को क्रॉस कर गई तो फिर तो थर्ड स्टेयर पे ही गिरेगी। उससे ज्यादा स्पीड दोगे तो ये रेंज बढ़ती जाएगी, और जब ये इसको इतनी स्पीड दे दो कि ये इसको भी क्रॉस कर जाएगी तो फिर जाके फोर्थ पे गिरेगी। बात समझ में आई? तो थर्ड पे गिरने के लिए इसको जस्ट इस कॉर्नर को पास करना है। अगर इस कॉर्नर से पहले तो गिर गई जब तो सेकंड स्टेयर पे गिरेगी, और इस जस्ट कॉर्नर को पास किया तो इस थर्ड स्टेयर पे ही गिरेगी, चाहे कहीं पे भी गिरे। तो मुझसे पूछा मिनिमम कितना होगा, तो यू मिनिमम के लिए ये बॉल जस्ट इस कॉर्नर को क्रॉस करनी चाहिए। अच्छा जब इस कॉर्नर को जब क्रॉस करेगी तो देखो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना शिफ्ट हो गई होगी 20,
और ये 20, ये हो गया बेटा 40 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको चाहो तो आप ऐसा बना लो, पहले जैसा क्वेश्चन हो जाएगा। देखो बॉल यहाँ पे है, तो जब ये यहाँ पे टकराई, यहाँ पे टकराई, इतनी देर में वर्टिकल कितना गिर चुकी, 10 and 10 20, और ये कितना हो गया 20 and 20, ये कितना हो गया बेटा 40। तो ये हो गया बेटा 20 और ये कितना हो गया बेटा 40। अब ये पहले जैसा क्वेश्चन है। आपको क्या निकालना है बेटा, यू मिनिमम, आपको क्या दे रखा है हाइट, और आपको क्या दे रखा है बेटा रेंज। अच्छा रेंज होती क्या है, यानी 40 इक्वल टू ये होता है यू इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, यू इंटू, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्पीड तो कांस्टेंट रहती है, इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। अच्छा टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है बेटा इस केस में, जब हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करते हो तो टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू आती है रूट का 2h/g। तो यहाँ पे पुट कर दो बेटा, ये कितना दे रखा है आपको 40, यू आपको निकालना है, ये रूट का 2h, h की वैल्यू बेटा कितनी दे रखी है 20 और बाई g, बोलो हो जाएगा। दोनों तरफ स्क्वायर कर लो, तो ये कितना हो गया 1600, ये कितना हो गया बेटा यू स्क्वायर, और ये ऊपर कितना हो गया बेटा 40/g। ठीक है, 40 से इसको कट कर लीजिए, तो ये कितना आ गया बेटा आपका 40 आ गया। तो जो आपका यू स्क्वायर होगा वो होगा 40 इंटू जी। ठीक है, तो u की वैल्यू हो गई रूट का 40g। g की जो वैल्यू रखो, क्योंकि ये सेंटीमीटर में दे रखे हैं तो आप रखना 980, g की वैल्यू क्या रखना 980 यहाँ पे रख दो, मल्टीप्लाई कर लो और फिर रूट निकाल लो। जो भी आपकी वो स्पीड आएगी वो आ जाएगी आपकी सेंटीमीटर पर सेकंड में आ जाएगी। ठीक है, इसलिए मैं जी की वैल्यू नहीं रख रहा था ना, यहाँ पे 10 रख के इसको कट कर देता तो पूरा रूट निकल आता। तो क्यों नहीं रख रहे, क्योंकि ये हाइट और जो रेंज है ये आपको सेंटीमीटर में दी हुई है। तो देखो यू एक्स इंटू टी करोगे तो टी की वैल्यू रूट का 2h/g रखना पड़ेगा, रूट का 2h/g। यहाँ पे क्योंकि ऐसे सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में आपको रखना पड़ेगा। तो देखो इसकी वैल्यू सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में है, इसलिए मैंने जी की वैल्यू यहाँ पे रखी नहीं। इसको सॉल्व कर लो, यहाँ तक आ गया। अब यहाँ पे जी की वैल्यू आप इतना रख लो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, देन आप रूट निकाल लेना, क्वेश्चन हो जाएगा आपका, यू की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, कोई खास बात नहीं रख लीजिए, यहाँ पे आ जाएगा। तो यू कितना आ जाएगा रूट का 40 इंटू 980। इसको ऐसा लिख लो, देखो रूट का 4 और 98 को लिख लो 2 इंटू 49, और देखो 100 अलग कर लो, इसका 0 इसका 0, 100 हो गया। अच्छा इनमें से इसका रूट तो पूरा निकल जाएगा, कितना हो जाएगा 4 का रूट 2, इसका रूट कितना हो जाएगा 7, और 100 का कितना हो जाएगा बेटा 10। ये तो बाहर आ गया, अंदर बच गया रूट 2, कितना हो गया 70, 140 रूट 2। ये क्या आ गया बेटा सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, चलिए और देखिए। एक क्वेश्चन और देखें, जैसे कि मैंने बोला आपसे कि मान लीजिए यहां पे कोई अपन ने एक मशीनरी लगा रखी है। ठीक है, इसके जस्ट ऊपर यहां पे 200 मीटर की हाइट पे एक प्लेन उड़ रहा है। ठीक है, और इस प्लेन की जो स्पीड है ना वो है मान लीजिए 50 मीटर पर सेकेंड। मान लीजिए कितनी है 50 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड है। ओके, ये यहां से जब इसने इसको डिटेक्ट किया, जब ये जस्ट इसके ऊपर वर्टिकल अपवर्ड था, इसके जस्ट ऊपर था। ठीक है, इसको इस प्लेन को अटैक करना है, तो अगर ये इस डायरेक्शन में बुलेट फायर करता है तो ये तो आगे निकल जाएगा फिर, क्योंकि बुलेट जब यहां से यहां पहुंचेगी, इतनी देर में ये भी तो चल रहा है हॉरिजॉन्टली, तो ये इधर से कहां पहुंच जाएगा बेटा, इधर पहुंच जाएगा।
वो पहुंच जाएगा कि नहीं पहुंच जाएगा। तो अगर ये जिधर दिख रहा है अगर इधर ही बुलेट को फायर कर देगा तो ये इसको कभी भी स्ट्राइक नहीं कर पाएगा। इसने बोला कि इसको किस डायरेक्शन में बुलेट फेंकनी चाहिए ताकि ये इस प्लेन को अटैक कर पाए। तो ये क्वेश्चन वापस से समझिए, एक यहाँ पे बैरल लगा हुआ है, ठीक है, जिससे अपन एक बुलेट को फायर कर सकते हैं, ठीक है। इसने देखा कि एक प्लेन इसके जस्ट ऊपर, इसके ओवरहेड, जस्ट ओवरहेड इसके ऊपर मूव कर रहा है 50 मीटर पर सेकंड से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और उसकी हाइट है 200 मीटर। अपन अगर इससे इसको स्ट्राइक करना चाहते हैं, इसका अटैक इस पे करना चाहते हैं, तो इसने पूछा कि ये किस एंगल पे, किस एंगल, तो देखो ना, अगर सीधा छोड़ेगा तो ये इससे नहीं टकराएगा, तो क्या इसको कुछ टेढ़ा छोड़ना चाहिए ताकि ये इधर सरके, इतनी देर में ये बुलेट यहाँ पे पहुंच जाए। जैसे मान लो ये सरक के यहाँ पे है, इतनी देर में बुलेट यहाँ से यहाँ पहुंच जाए, तब स्ट्राइक होगा। तो इसने बोला कि बताओ कितने एंगल पे इसको फायर करना चाहिए कि ये इससे टकरा जाए, और इसने बोला कि ये जिस स्पीड से बुलेट को फायर कर सकता है वो है 100 मीटर पर सेकेंड। कितनी है बेटा? 100 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो ये देखो ये इसको फायर कर भी पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहले अगर ये यू की स्पीड से किसी भी डायरेक्शन में बुलेट फेंक सकता है, तो देखो तो इस बुलेट की जो मैक्सिमम हाइट आएगी, मैक्सिमम हाइट अटेन बाय बुलेट, बुलेट के द्वारा मैक्सिमम हाइट कितनी होगी बेटा? u²/2g, मैक्सिमम हाइट जो ये अचीव कर सकता है। तो जो मैक्सिमम हाइट u²/2g है, तो u की वैल्यू 100 का स्क्वायर अपॉन 2g, g की वैल्यू 10, तो बेटा 100 का स्क्वायर यानी 100 × 100 अपॉन 20 यानी 500, यानी जो इससे बुलेट निकलेगी वो मैक्सिमम कितना जा सकती है? 500, और ये प्लेन कितने पे उड़ रहा है? 200 पे। तो भाई हाँ, इसको मार तो सकता है ना, इस प्लेन पे अटैक तो कर सकता है क्योंकि इसकी रेंज के अंदर ही है, ये 500 मीटर तक अटैक कर सकता है। अब मान लो इसने इसको अटैक करने के लिए थीटा एंगल पे बुलेट चलाई, तो देखो जब ये इसको स्ट्राइक करेगा, जैसे बुलेट यहाँ पे आई, तो द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय प्लेन एंड द हॉरिजॉन्टल, अब बुलेट जब इसको यहाँ टकराएगी तो बुलेट का एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट ये और वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट ये होगा। तो क्या द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्लेन इन एक्स डायरेक्शन मस्ट बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ बुलेट इन एक्स डायरेक्शन। तो जो बुलेट का एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा वो ही डिस्प्लेसमेंट किसका होना चाहिए बेटा? प्लेन का होना चाहिए, है ना। अच्छा, अब दोनों का डिस्प्लेसमेंट बराबर होना चाहिए एक्स डायरेक्शन में, तो दोनों की एक्स डायरेक्शन में स्पीड बराबर होनी चाहिए। क्या बराबर होनी चाहिए बेटा? स्पीड, क्योंकि देखो आपको पता है जब इसको आप फायर करोगे, ये तो हॉरिजॉन्टल उड़ रहा है कांस्टेंट स्पीड से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पर आप इसको जो थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट करेंगे देन एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी रहती है वो कभी भी चेंज नहीं होती। तो अगर इन दोनों की एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी बराबर आई तो एक्स डायरेक्शन में जितना ये चलेगा उतना ही ये, क्योंकि कभी भी इसको स्ट्राइक कर ले तो दोनों जहां पे एक सेम पोजीशन पे, बस वर्टिकल हाइट की तो अलग है, तो एक्स डायरेक्शन में दोनों का डिस्प्लेसमेंट क्या होना चाहिए बेटा? सेम होना चाहिए, यानी दोनों की एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? सेम। यानी इसको आपको ऐसे एंगल पे प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, इसको ऐसे एंगल पे प्रोजेक्ट करना पड़ेगा कि आपके पास ux की वैल्यू कितनी आनी चाहिए बेटा? 50। जितनी स्पीड इसकी है उतनी ही स्पीड इसकी आनी चाहिए। अच्छा जी, तो ux इक्वल टू 50 और u अगर थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया है तो ये आ गया बेटा u cos थीटा इक्वल टू 50। u की वैल्यू मेरे हिसाब से बेटा 100 दे रखी है, 100 cos ऑफ थीटा इक्वल टू 50, यानी जो आपके पास आएगा cos थीटा, इसकी वैल्यू आएगी 50/100 यानी 1/2, तो जो थीटा की वैल्यू आएगी वो आएगी 60 डिग्री। तो आपको ये बुलेट हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री पे या वर्टिकल से 30 डिग्री पे फायर करोगे तब जाके ये इसको स्ट्राइक करेगा, ठीक है। सेकंड पार्ट, कितनी देर बाद स्ट्राइक करेगा, कितनी देर बाद स्ट्राइक करेगा, ठीक है। ये सेकंड पार्ट आपको निकालना है। निकालेंगे कैसे? क्या आपको y डायरेक्शन में भी डिस्प्लेसमेंट पता है? यस सर, मुझे x डायरेक्शन में पता था, y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट मुझे पता है कि कितना हो जाएगा बेटा? 200 मीटर। क्या ये एंगल 30 डिग्री पे है, तो क्या आपको ui पता है? यस सर, ui भी पता है अपन को। तो ये हाइट अचीव करने में कितना टाइम लगेगा बेटा? sy इक्वल टू uyt प्लस का हाफ ऑफ
ए वाई टी स्क्वायर। तो देखो यहाँ से एस वाई की वैल्यू पता होगी, यस सर। ये यू वाई आपको पता होगा, यस सर। ए वाई की वैल्यू तो बेटा माइनस का जी होगी, यस सर। तो देखो सिर्फ अननोन बचेगा टाइम, यहाँ पे भी टाइम और यहाँ पे भी टाइम। तो टाइम में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, क्या बनेगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और टाइम के आपके पास दो वैल्यू आएंगी, टाइम के आपके पास दो वैल्यू आएंगी। वो दो वैल्यू क्यों आती हैं, कौन कौन सी आती हैं? एक वैल्यू आता है, देखो ये जाते टाइम इसको यूं स्ट्राइक करेगा, और फिर अगर ये स्ट्राइक दोबारा करे, तो अगर ये प्लेन मान लो क्रैश नहीं हो रहा है, तो ये वापस से गिरते टाइम दोबारा से भी स्ट्राइक करेगा क्या इसको? यानी ये सेम हाइट को दो बार अचीव करेगा क्या ये प्रोजेक्टाइल? तो ये तो दूसरी बार जो स्ट्राइक करेगा उसके कोरस्पॉन्डिंग दो टाइम बता रहा है। देखो आपको क्वेश्चन वापस से समझिए, आपको क्लियरिटी समझ में आएगी बातें। क्वेश्चन ये है कि एक प्लेन जो 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उड़ रहा था, एक ये समझ लो एंटी प्लेन कोई मिसाइल है, एंटी प्लेन जो प्लेन को क्रैश कर देती है डिटेक्ट करते ही। इसने इस प्लेन को डिटेक्ट जब किया जब ये जस्ट इसके ओवरहेड आ चुका था, तो इसने इसको देखा, ये 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जो बुलेट है या बॉम्ब है उसको फायर कर सकता था। तो इसने पूछा किस एंगल पे मैं प्रोजेक्ट करूं कि ये इस प्लेन को क्रैश कर दे या प्लेन को स्ट्राइक कर जाए। तो बेटा सबसे पहले तो क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से उड़ रहा है, तो बुलेट को इस एंगल पे फायर करो कि इसकी हॉरिजॉन्टल रफ्तार और इसकी हॉरिजॉन्टल स्पीड दोनों की बराबर आए। वो क्यों? क्योंकि जब तक हॉरिजॉन्टल, क्योंकि जब भी स्ट्राइक करेंगे तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट दोनों का क्या रहेगा बेटा? सेम रहेगा, है ना। जितना ये जैसे मान लो यहाँ पे स्ट्राइक है, बुलेट फाइनली बुलेट यहाँ पे है और प्लेन यहाँ पे है, तो प्लेन का डिस्प्लेसमेंट इतना, क्या बुलेट का भी एक्स में इतना ही है, वाई में इसका फिक्स है 200 होगा, और एक्स में इतना ही होगा। तो दोनों की एक्स डायरेक्शन में स्पीड बराबर होनी चाहिए, और एक्स डायरेक्शन में स्पीड बराबर होनी चाहिए। तो आपने यहाँ से एक्स की स्पीड इसकी तो कितनी आई? यू कोस थीटा, और इसकी एक्स की स्पीड कितनी आई? 50। दोनों को बराबर करके आपने सबसे पहले थीटा निकाल लिया। दूसरा पार्ट मैंने आपसे पूछा कि कितनी देर बाद इसको स्ट्राइक करेगा। तो कितनी देर बाद स्ट्राइक करेगा उसके लिए क्या आपके पास वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है? यस सर। तो आपने इक्वेशन लगाई sy इक्वल टू यू बाई टी प्लस हाफ ऑफ ए बाई टी स्क्वायर। यहाँ पे आपको sy पता था 200, uy पता था सर जी u साइन साइन थीटा पता था ना आपको। ये कितना हो गया था बेटा? थीटा की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? 60, और ये कितना हो गया बेटा आपका? 30। ठीक है, तो यहां से चाहो तो आप क्या निकाल सकते हो बेटा? यू वाई की डायरेक्शन, ये एंगल अगर 30 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, या आप इसको ही लिख लो अपने को 60, तो u sin 60 कोस लिखते तो इधर लिखते कोस 30 है ना, वो आपकी चॉइस है कैसे लिखोगे। तो u sin 60, क्या आपको u y पता है? यस सर। एस वाई पता है, ए वाई पता है, माइनस जी। तो टी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, और टी में अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बने तो टी के दो रूट आएंगे, जो आपका कम वाला आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, पहली बात। ठीक है। दूसरी बात, इसने पूछा कि जब बुलेट इसको स्ट्राइक करती है उससे पहले ये प्लेन कितना ट्रेवल कर चुका होगा। तो जब आपके पास यहां से टाइम की वैल्यू आ जाएगी, तो जो प्लेन की जो डिस्टेंस ट्रेवल बाय प्लेन है, तो प्लेन की डिस्टेंस बेटा, प्लेन की स्पीड कितनी है? 50, और कितने टाइम तक चला क्रैश होने से पहले? इस टी टाइम तक। दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय प्लेन। तो देखो 3 पार्ट हैं, उनमें से एक पार्ट मैंने आपको पूरा बता दिया है, एक पार्ट की इक्वेशन बना दी है, और थर्ड पार्ट में तो सिर्फ वैल्यू रखनी है, तीसरे पार्ट की भी इक्वेशन बना दी है। तो सेकंड और थर्ड पार्ट ये दोनों आपको सॉल्व करने हैं। वापस से क्या क्या पूछा गया था, वापस एक बार मैं इसको रफ करके क्लियर डायग्राम बना देता हूं ताकि आपको समझ में आए। ये एक एंटी पैरेलल मिसाइल गन है, इसके ऊपर ये प्लेन 200 मीटर की हाइट पे ट्रैवल कर रहा है, इसकी स्पीड इस डायरेक्शन में 50 मीटर पर सेकंड है, और ये जो बुलेट फायर कर सकता है ये कर सकता है 100 मीटर पर सेकंड से। तो पूछा कि किस डायरेक्शन में फायर करे कि ये इस प्लेन को स्ट्राइक कर जाए मिसाइल। तो बेटा आपने मान लीजिए ये थीटा एंगल पे स्ट्राइक किया, ये स्पीड थी 100, तो इधर जो कंपोनेंट आया था इधर आया था 100 कोस थीटा। अच्छा, इसको स्ट्राइक करने के लिए इसकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्पीड और इसकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्पीड बराबर होनी चाहिए। तो आपने इसकी वैल्यू, इसकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्पीड आ गई, इसकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्पीड कितनी आ गई? 50। तो यहां से आपके पास थीटा की वैल्यू 60 डिग्री आ गई। अब थीटा 60 डिग्री आते ही
क्या ये कितना होता है, u sin थीटा ही तो होता है। अब थीटा आपके पास आ चुका है, u आपको पता है, तो आपको मिल गया u y। क्या मिल गया, u y। अब आपको पूछा बताओ कितनी देर के बाद ये इसको स्ट्राइक करेगा, कितनी देर के बाद स्ट्राइक करेगा, sy is equal to uyt plus का हाफ ऑफ ayt स्क्वायर। बेटा इसमें sy आपको पता है सर जी, यस सर 200 मीटर हो जाएगा, uy पता है, ay पता है, तो t की वैल्यू निकलेगी। t के बाद ये पूछेगा कि इसके क्रैश होने से कितनी क्रैश होने से पहले कितनी देर कितनी डिस्टेंस चल चुका होगा, ठीक है, हाउ मच डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय दिस प्लेन बिफोर क्रैश। तो ये क्रैश होने से पहले कितनी डिस्टेंस मान लो यहाँ पे क्रैश हुआ है, तो इसकी स्पीड जो है वो तो बेटा फिक्स है 50, और यहाँ से यहाँ तक यानी इसको स्ट्राइक करने में जो टाइम लगा t, तो t टाइम तक ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चला है, यानी डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय दिस प्लेन बिफोर क्रैश। तो ये दो पार्ट आपको सोल्व करने हैं, यहाँ से t निकालना है, इसमें t रखना है, ये दो पार्ट आपको करने हैं। आगे का मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा। ओके, थैंक यू।